वेरी 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 गुड मॉर्निंग सीएंट। वन शॉर्ट रिवीजन में आज एक बड़े चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन करके हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 कंपनीज एक्ट का, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट जो आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा चैप्टर था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 35 सेक्शंस का कवरेज था। ये जो चैप्टर है इसमें 30 सेक्शंस हैं, सेक्शन 43 टू 72, और एसएच जो है शेयर कैपिटल का फॉर्म जो है वो 15 फॉर्म है, एसएच 15 है, और ई फॉर्म्स एसएच 15 है, और सेक्शंस 43 टू 72 है। सेक्शन 43 बोलता है कि क्या कंडीशंस है जब हम डीवीआर शेयर्स इशू करेंगे। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। आपको पता है इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो यूनिफॉर्म वोटिंग राइट रखते हैं, और इक्विटी शेयर्स जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट रखते हैं। यानी इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स डीवीआर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात सेक्शन 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप चैप्टर देखें बेटा तो लेंथ वाइज इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन मार्क्स वाइज कवरेज इसका कम है। मार्क्स वाइज मतलब 5 to 10 भी आप नहीं बोल सकते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमेशा आता होगा। ये एबीसी कैटेगरी में सी कैटेगरी का चैप्टर माना जाता है। एबीसी कैटेगरी में सी कैटेगरी का चैप्टर जनरली है। अब किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट से 12 नंबर का पूछ दे वो एक्सेप्शनल केस है, पर अगर हम जनरल बात करें तो 10 से ज्यादा का क्वेश्चन आज तक नहीं आया। और अगर मिनिमम और अगर बोले कि जनरली और कितने का आता है यूजुअली, तो 5 to 6 मार्क्स आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ सेक्शंस, बाईबैक का सेक्शन है, बोनस है, राइट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो कुछ सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है और वो सेक्शंस जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर 4, जिस बच्चे का भी चैप्टर 4 छूटा हुआ है या उसको लग रहा है कि शेयर कैपिटल डिवेंचर छोड़ के जाओ, बस आप इस वीडियो को एक बार देख ले और कम से कम इतना भी करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा बेटा। तो आइए शेयर कैपिटल डिवेंचर में सबसे पहले सेक्शन 43 है, कंडीशंस फॉर इशूइंग डीवीआर। डीवीआर को इशू करने की क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है भाई कि ऑथराइज भाई आर्टिकल होना चाहिए, मतलब आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए कि आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हो तो कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, आर्टिकल ऑथराइज नहीं किया, तो आर्टिकल को बदलिए, आर्टिकल को अमेंड कीजिए बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। क्या करना होगा, आर्टिकल ऑथराइज करना होगा तो ही डीवीआर शेयर इशू करते हैं। अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा है तो आर्टिकल को अमेंड कीजिए, चेंज कीजिए, बदलिए बाय पासिंग एसआर इन जीएम। पास करना होगा, ओआर पास करना होगा डीवीआर इशू करने के लिए। क्या पास करना होगा, ओआर पास करना होगा डीवीआर इशू करने के लिए। आर्टिकल को बदलने के लिए हमने एसआर किया और आर्टिकल को ऑथराइज करवाया कि भाई डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन डीवीआर शेयर्स इशू करने के लिए ओआर पास करना जरूरी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको पता है कि बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट यहाँ पे वोटिंग होगी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो जनरल मीटिंग में ओआर पास करके डीवीआर शेयर इशू किया जा सकता है। वोटिंग राइट जो आप डीवीआर शेयर्स पे देंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। क्या बोला कि वोटिंग पावर डीवीआर पे कितना दे सकते हैं, तो 74% या उससे कम टोटल वोटिंग पावर का। जितना टोटल वोटिंग पावर है उसका 74% या उससे कम आपको वोटिंग राइट देना है डीवीआर शेयर्स पे।
नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और 92 इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में एनुअल रिटर्न सबमिट करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में आपने डिफॉल्ट न किया हो, नो डिफॉल्टेड अंडर सेक्शन 137 और 92 इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 137 और सेक्शन 92 के फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। नॉट पेनलाइज्ड बाय सेबी, सेक्रा, आरबीआई, फेमा इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको सेबी ने, सेक्रा ने, आरबीआई में या फेमा में किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, आप पेनलाइज नहीं होने चाहिए। नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिपॉजिट, डिवेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर या डिपॉजिट, डिवेंचर्स, डिविडेंड के पेमेंट में या उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एफ में जी क्या बोलता है कि नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करने में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। और अगर आपने पीएफआई से या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या शेड्यूल बैंक से कोई लोन वगैरह लिया है तो उसके रिपेमेंट में भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। या जो आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करना था, किसको, अपने एम्प्लॉय को, उसमें भी आपने पेमेंट नहीं किया हो। और जो चीजें यहाँ पेमेंट न हुई हो और आईईपीएफ में ट्रांसफर होनी हो वो हो गई हो। प्रोवाइडेड दैट अगर आपने एफ में मतलब आपने अगर डिविडेंड, डिपॉजिट, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन वगैरह में, स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह में पेमेंट करते समय अगर डिफॉल्ट किया है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट आप सुधारिए और उसको सुधारे हुए कितने साल हो जाने चाहिए, 5 इयर्स। तो आफ्टर 5 इयर्स उसके बाद ही आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं। सेक्शन 46 क्या बोलता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को हम यहाँ उठा रहे हैं और उन बाकी 45 46 तो डिलीट हो गया कि ट्रांसफरेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, खत्म हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको पढ़ के जरूर जाना है। बहुत बार मैंने बच्चों का सुना है कि मैम छोड़ दें क्या शेयर कैपिटल, नहीं छोड़ना नहीं है। थोड़ा ध्यान दे के एक बार वीडियो देख के, एक बार अपनी कॉपी देख के, एक बार हैंड रिटन नोट देख के जाइए और आपका काम हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। सेक्शन 46 है शेयर कैपिटल का, शेयर सर्टिफिकेट का, सॉरी सेक्शन 46 इज द शेयर सर्टिफिकेट। टाइम पीरियड बताया कि कितने दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट आपको भाई इशू करना है शेयर होल्डर को। तो बोल रहे हैं जो सब्सक्राइबर हैं उनको जब इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी वहां से 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है और बाकी अलॉटी को जब शेयर अलॉट हुआ वहां से 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कौन करेगा, तो कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर साइन करेंगे। नहीं है कंपनी सेक्रेटरी तो कोई 2 डायरेक्टर साइन कर देगा और अगर ओपीसी है तो एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी, हाँ या है ओपीसी है तो डायरेक्टर या सीएस में कोई साइन कर देगा तो हो जाएगा, अदरवाइज सीएस प्लस डायरेक्टर का साइन लगेगा, सीएस नहीं होगा तो 2 डायरेक्टर का साइन लगेगा। शेयर सर्टिफिकेट का क्या फॉर्म है बेटा, किस फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, आंसर इज SH1 फॉर्म है शेयर सर्टिफिकेट का। अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो गया, डिफेक्ट हो गया, म्यूटिलेटेड है, खो गया, लॉस्ट है, टॉर्न हो चुका है तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। क्या इशू होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर बोलेंगे सारे बच्चे, SH2। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट SH1, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट SH2।
कितने दिन के अंदर इशू करना है? अगर कंपनी लिस्टेड है तो 45 डेज के अंदर, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो 3 मंथ्स। याद रखिएगा ये टाइम पीरियड कि अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो चुका तो ऑन हो गया, फट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा SH2 में। अगर कंपनी लिस्टेड है तो विद इन 45 डेज, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो 3 मंथ्स के अंदर। अब आ जाइए सेक्शन 47 वोटिंग राइट का। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बेटा सारे मैटर्स पे हर जनरल मीटिंग में आपको उनको मिलेगा वोटिंग पावर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जनरली नहीं है वोटिंग पावर। 2 केसेस में है, अगर उनका डिविडेंड अनपेड रह गया 2 साल या उससे ज्यादा, या वो मैटर्स जो उनके इंटरेस्ट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है या इंपैक्ट कर रहा है, जो उनके मैटर्स को डायरेक्टली, उनका जो इंटरेस्ट का मैटर उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, या अगर डिविडेंड अनपेड रह गया 2 साल या उससे ज्यादा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलता है। अदरवाइज उन्हें जनरली वोटिंग राइट नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सारे मैटर पे वोटिंग राइट। सेक्शन 48 है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट का। आप शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करना चाहते हैं, तो भैया रिटेन कंसेंट लेना होगा शेयर होल्डर्स का, जिनके पास कम से कम 3/4 इशूड कैपिटल है टोटल उस क्लास का, जिस क्लास के वो शेयर होल्डर है उस क्लास का कम से कम 3/4 इशूड कैपिटल जिनके पास है, या SR पास करके, मतलब 3/4 से ज्यादा वहां भी वोटिंग पावर जिनके पास है, वो अगर कंसेंट दे तो ही आप शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरेंडम आर्टिकल अलाउ कर रहा है कि वेरी कर सकते हैं। और मान लो कि कोई डिसएग्री कर रहा है, मतलब नाखुश है, डिसग्रंटल्ड है, नाखुश है, डिसएग्रीमेंट है कि नहीं कैसे हमारे जो है वोटिंग पावर कैसे हो जाएंगे वेरी, तो उस केस में अगर डिसएग्रीमेंट है शेयर होल्डर का, तो वो कहाँ जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं NCLT में। कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंदर। कब से? जब से आपने रिटर्न कंसेंट या SR पास किया, वहां से 21 डेज में वो NCLT में जा सकते हैं। लेकिन NCLT में जाने की औकात होनी चाहिए। बुरा औकात मतलब एटलीस्ट 10% ऑफ इशूड कैपिटल शेयर ऑफ डेट क्लास होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 10% ऑफ इशूड शेयर ऑफ डेट क्लास होना चाहिए। उस क्लास का कम से कम 10% इशूड कैपिटल उनके पास होना चाहिए, और वो नाखुश होने चाहिए, तो वो NCLT में जा सकते हैं। जिस दिन आपने रिटन कंसेंट या SR पास किया वहां से 21 दिन के अंदर, कि हम नहीं चाहते कि हमारा राइट वेरी करे। till the matter is pending with NCLT, variation will not be affected। मतलब अभी मैटर NCLT के पास है तो वेरिएशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। जब NCLT अपना ऑर्डर सुना देगा उसके बाद ही वेरिएशन का इम्पैक्ट होगा। कंपनी सबमिट कॉपी ऑफ NCLT ऑर्डर टू ROC विद इन 30 डेज। जब NCLT ऑर्डर पास कर दे उसके 30 दिन के अंदर ROC को सबमिट कर देना होगा ऑर्डर ऑफ NCLT। सेक्शन 50 है कि क्या हम कॉल इन एडवांस ले सकते हैं, भी ड्यू नहीं है फिर भी पैसा देना चाहते हैं शेयर होल्डर, एडवांस में ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। कब? जब ये ऑथराइज होगा बाय आर्टिकल। क्या उनको जो वो एडवांस देंगे उस पे हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे? बोल रहे हैं हाँ 12% पर एनम और कॉल इन एडवांस कर सकते हैं। और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो इनको बाकी शेयर होल्डर की तुलना में पहले पे किया जाएगा। लेकिन आप अगर कॉल इन एडवांस दे रहे हैं तो क्या हम उन शेयर्स पे आपको कुछ डिविडेंड वगैरह भी देंगे? क्या बोल रहे हैं नहीं कोई डिविडेंड राइट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा।
ना डिविडेंड राइट मिलेगा ना वोटिंग राइट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से कॉल्ड इन एडवांस पे। आइए आगे बढ़िए, सेक्शन 52 है सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कहां होता है? तो बोनस शेयर इशू करने में, बाई बैक करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करने में, और सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेस में, और सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस और सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस। और जो कंपनियां, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोलेंगे सारे बच्चे, बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस शेयर इशू करने में, बाई बैक करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में, प्रीमियम का पेमेंट करने में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करने में। कंपनी बेटा जो फॉलो करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनियां जो फॉलो करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 133, आपको पता है सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिस्क्राइब करता है बेटा? सीजी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआई एंड नाफरा इन फर्दर कंसल्टेशन विद नाफरा। तो कंपनी जो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज केवल 3 ही पर्पस में कर पाएंगे। वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज 3 पर्पसेस में केवल कर पाएंगे, बोनस शेयर इशू करने में, बाई बैक करने में, और सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करने। जो कंपनियां एएस फॉलो करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 ही यूज करती हैं, बोनस शेयर, बाई बैक, सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करने में। सेक्शन 53, नो कंपनी शैल इशू शेयर एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। एक शेयर है जो डिस्काउंट पे इशू होगा, स्वेट इक्विटी, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। A company may issue share at discount। कब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है? जब स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान हुआ है, क्रेडिटर के साथ पास हुआ है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान हुआ है, या जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग में हम जा रहे हैं, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर परमिट करे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू होगा। अदरवाइज स्वेट इक्विटी को छोड़ के कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। 3 केसेस में हो सकता है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है। सेक्शन 54, शेयर आप इशू कर रहे हैं अगर एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो क्यों कर रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को क्यों डिस्काउंट में कैश शेयर दे रहे हैं? क्योंकि वो अपना टेक्निकल नो हाउ या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, या अपना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें दिए जिसके बदले हम उनको बिना कैश के शेयर इशू कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एसआर पास करना जरूरी होगा। ये भी इक्वल रैंकिंग रखेंगे, पारी पासु जैसे बाकी शेयर्स हैं वैसे इनके भी शेयर्स होंगे। रूल 8 बोलता है स्वेट इक्विटी का कि किसको आपको स्वेट इक्विटी देना है भाई फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो एम्प्लॉय कौन होंगे? परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय कैसे होंगे? परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। हाँ, वो इंडिया में भी काम कर सकते हैं, आपने उनको काम से बाहर रखा है आउटसाइड, तो भी। डायरेक्टर जो है वो होल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। एसआर जो ये पास हुआ है कि आप इनको एम्प्लॉय को डायरेक्टर को अदर देन कैश कम पे ही दे दीजिए, ये एसआर की वैलिडिटी है 12 मंथ। लॉक इन पीरियड कितने दिन का है? हम उनको जो शेयर्स दे रहे हैं उनको कितने दिन अपने पास रखना होगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते? 3 साल। लॉक इन पीरियड 3 साल। रजिस्टर मेंटेन करेंगे SH3 में,
मैक्सिमम स्वेट इक्विटी कितना इशू कर सकते हैं? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़, विच एवर इज हायर। मैक्सिमम स्वेट इक्विटी कितना? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़, विच एवर इज हायर। ओवरऑल स्वेट इक्विटी कितना इशू कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर स्टार्टअप कंपनी है तो 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 इयर्स वो स्वेट इक्विटी इशू कर सकते। सेक्शन 55 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कितना होता है प्रेफरेंस शेयर का? जनरली 20 साल, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किए हैं तो 30 साल। लेकिन एनुअल रिडम्पशन शुरू करना होगा 10% फ्रॉम 21st ईयर। मतलब नॉर्मली 20 साल का रिडम्पशन पीरियड होता है मैक्सिमम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 30 साल का हो सकता है, लेकिन एनुअल रिडम्पशन स्टार्ट कर देना होगा 10% का 21वें साल से। SH7 ROC को सबमिट करना होगा रिडम्पशन के 30 दिन के अंदर। सेक्शन 56 इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट या डिवेंचर सर्टिफिकेट। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को 2 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था, फर्दर इशू करते हैं तो 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ है तो 1 मंथ, ये याद रखिएगा टाइम पीरियड। अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ है तो 1 मंथ ऑफ SH4, जिस दिन कंपनी को आपने सबमिट किया था SH4, दोनों ने ट्रांसफर साइन करके वहां से 1 मंथ के अंदर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में शेयर होल्डर का इशू होता है। डिवेंचर के केस में फ्रॉम 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। और IFSC में ये जितना है सब्सक्राइबर को अलॉटमेंट ट्रांसफर ट्रांसमिशन डिवीजन सब कुछ 60 दिन IFSC में। SH4 दोनों साइन करेंगे, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, और 60 दिन के अंदर सबमिट कर देंगे। राइट इंपॉर्टेंट है। राइट इशू किनको राइट देते हैं भैया? राइट का मतलब आपको अधिकार दे रहे हैं कि पहले आप शेयर खरीद लो, आप नहीं खरीदेंगे तो किसी और को इशू करेंगे। राइट, तो राइट शेयर के बारे में पहली बात है इक्विटी शेयर होल्डर को राइट देंगे इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल। इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पेड अप शेयर कैपिटल है उसी प्रोपोर्शन में उनको राइट देंगे। पहला कंडीशन है मिनिमम ऑफर पीरियड 7 दिन का कम से कम ऑफर पीरियड देना होगा, और मैक्सिमम ऑफर पीरियड 30 दिन का रख सकते हैं। रिनाउंसमेंट अलाउड है। मैंने आपको बोला कि भाई आप क्या राइट खरीदेंगे, आप नहीं खरीदना चाहते, किसी और को अपना राइट रिनाउंस करना चाहते हैं, पार्सली या फुली कर सकते हैं, रिनाउंसमेंट पॉसिबल है। अनसब्सक्राइब्ड शेयर जो रह गए वो डिस्पोज ऑफ कर देगा बोर्ड। दूसरा, पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हैं, दूसरा इंप्लॉय को देते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो बाय SR पास करके, और प्राइवेट है तो OR, और एनी अदर पर्सन को देना है तो SR NGM। ऑफर लेटर 3 दिन पहले, ऑफर पीरियड जितना है, ऑफर पीरियड है कि 7 दिन का मिनिमम, ऑफर पीरियड मैक्सिमम 30 दिन, उससे ऑफर पीरियड कम से कम 3 दिन पहले होना चाहिए। पहले बताएंगे ना कि ऐसा करना चाहते हैं, फिर ऑफर देंगे, तो ऑफर लेटर 3 दिन पहले ऑफर पीरियड के मिल जाना चाहिए। बोनस में आइए, बोनस क्या होता है? इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कहां से देंगे बोनस? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोनस कैन नॉट बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देना तो उसकी जगह बोनस दे सकते हैं, नहीं, बोनस कैन नॉट बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आपको आप वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार बोनस डिक्लेयर किया तो रिवोक नहीं कर सकते। और बोनस शेयर इशू करना इज आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी बेटा बोनस के लिए? आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा, मतलब आर्टिकल ऑथराइज करे कि हाँ भाई बोनस शेयर इशू करो।
नहीं ऑथराइज करता है तो आर्टिकल बदलो, रेकमेंडेड बाय बोर्ड होना चाहिए, और अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स जो है ओआर पास करके। नॉट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डिवेंचर, डिपॉजिट डिवेंचर के पेमेंट में डिफॉल्ट ना किए हो, इंटरेस्ट में ना किए हो, स्टैट्यूटरी ड्यू। जाहिर सी बात है, अगर ये सब डिफॉल्ट करके गांव का पैसा मार के बैठे हुए हैं, अपने एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ड्यू का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं लो बोनस लो बोनस लो। अभी तो आप बोल रहे थे पैसे नहीं है, नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं इनका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और बोनस किस पे डिक्लेयर होता है? ओनली ऑन फुल्ली पेड। सेक्शन 66 क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पास करना होगा एसआर इन जीएम, एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए। आरएसी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 1 to 7 फॉर्म सबमिट होता है, ये फॉर्म याद रखिएगा। एंड रिड्यूस्ड एडेड फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ, जिस दिन रिडक्शन, जिस दिन आपने रिड्यूस करी या किया शेयर कैपिटल को, वहां से 5 साल तक हर उसके डॉक्यूमेंट पे एंड रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड वर्ड ऐड करना हो। सेक्शन 67 है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ कंपनी। हम आपको इसलिए लोन नहीं देंगे कि आप हमारी कंपनी के शेयर है, मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदें, लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस में देंगे। किन? निधि कंपनी का मेंबर अगर खरीदना चाहता है, बैंकिंग कंपनी, एम्प्लॉय को अगर 6 month का सैलरी देना है खरीदने के लिए, ट्रस्टी को तो दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में बोल रहा है कि शेयर होल्डर जो है अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, या उन्होंने प्राइवेट कंपनी ने लोन लिया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो लोन लेस है 2 into पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, ये दोनों में जो कम है उससे भी कम का लोन है, और इन्होंने रीपेमेंट में किसी लोन वगैरह का डिफॉल्ट नहीं किया है, तो इनको जो है हम पैसे दे सकते हैं मेंबर्स वगैरह को कि वो शेयर खरीदें। सेक्शन 68 बाईबैक का है। बाईबैक कुछ प्री बाईबैक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, कुछ पोस्ट बाईबैक फॉर्मेलिटीज हैं। प्री बाईबैक फॉर्मेलिटी क्या है बेटा? कि आर्टिकल ऑथराइज कर रहा होगा, नहीं तो आर्टिकल बदलो बाईपासिंग एसआर। बाईबैक जो है वो कितना करेंगे? 10% ऑफ पीओएससी प्लस फ्री रिजर्व। पास करना होगा बीआर एट बीएम इंस्टेड ऑफ एसआर इन जीएम। बाईबैक के लिए बीआर इन बीएम पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होगा, और बाईबैक मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व करना है। मैक्सिमम बाईबैक इतना करना है। मैक्सिमम बाईबैक कितना हो सकता है किसी भी कंपनी में? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। जनरली 10% करना है, बीआरबीएम पास करके कर सकते हैं। मैक्सिमम बाईबैक 25% हो सकता है। लिस्टेड कंपनी है तो वो ओपन मार्केट से बाईबैक कर सकती है। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। SH9 आपको डिक्लेरेशन का देना है, सॉल्वेंसी का, कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, आरओसी। पोस्ट बाईबैक फॉर्मेलिटी क्या है? रजिस्टर मेंटेन करना होगा बाईबैक का SH10 में। SH11 में रिटर्न बाईबैक का सबमिट करते हैं। SH15 में कंप्लायंस सर्टिफिकेट की हमने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके बाईबैक किया है। जो आपने बाईबैक किया शेयर उसको 7 दिन के अंदर कैंसिल कर दीजिएगा। कूलिंग पीरियड 6 month है, मतलब एक बार बाईबैक किए तो अब 6 महीने शांत रहिए। कंपनी जो है फ्रेश इशू, एक तो आप बोल रहे हैं कि बाईबैक करना पड़ा, अपने शेयर्स खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं फ्रेश इशू करेंगे, तो बोल रहे हैं कंपनी फ्रेश इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ये कर सकती है, मतलब बोनस देना है, स्वेट इक्विटी देना है, सॉप देना है, कन्वर्जन करना है डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर को, या शेयर वारंट को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रेश इशू नहीं हो रहा है। कंप्लायंस, आपने बाईबैक का ये जो पूरा कंप्लायंस था रूल से 1 साल के अंदर फॉलो करना है, और नेक्स्ट 1 year तक बाईबैक नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक, सब्सिडियरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से बाईबैक नहीं करना। बाईबैक नहीं होगा अगर आपने डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट या इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या इंटरेस्ट, टर्म लोन फ्रॉम बैंक।
या अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का, 123 डिक्लेरेशन डिविडेंड का, 127 पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, या सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन नहीं किया तो बाईबैक नहीं होगा। SH8 में ऑफर लेटर बाईबैक का करते हैं, मिनिमम ऑफर पीरियड 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का होता है। 15 दिन से कम का नहीं होगा, अगर सारे शेयर होल्डर का यूनियनमस होगा तो ही होगा। सेक्शन 71 डिवेंचर का है, सिक्योर डिवेंचर का मैक्सिमम टेन्योर 10 इयर्स होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट NBFC है तो मैक्सिमम टेन्योर 30 इयर्स हो सकता है। अनलिस्टेड कंपनी है तो उनको DRR मेंटेन करना है 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट और DRI मेंटेन करना है 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो DRI मेंटेन करना है 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट। तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो DRI तो 15% ही जा रहा है, याद रखिएगा बस कि अनलिस्टेड में DRR 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट। नॉमिनेशन, अगर हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनी भी इंडिविजुअल होना चाहिए, माइनर भी नॉमिनी हो सकता है। तो यही था शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इसका वन शॉर्ट रिवीजन, छोड़ के मत जाइए चैप्टर को, इतना ही देखिए, एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। और अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं, फेमा और LLP, वो भी कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर जब हमारा 4 को पेपर हो जाएगा तो 5 और 6 तारीख को करेंगे मैराथन CA इंटर का मेरे साथ, कंप्लीट रिवीजन मिनिमम 60% के लिए। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, शेयर करें। क्लास 11th का BST, 12th का BST, इकोनॉमिक्स भी दे रहे हैं हम, फाउंडेशन का लॉ भी पढ़ाते हैं, तो जुड़े रहिए और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।